हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पार्ट सेकंड। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं सेशन को। और कल हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए गाइस, सबसे पहले एक्ट पास होता है 1773 का एक्ट। और इस एक्ट में ऑफिशियली ब्रिटेन की पार्लियामेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अथॉरिटी देती है कि आप अब इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर्स या फिर आप ऐसे कह सकते हैं राज करने की परमिशन मिल जाती है इनको। और उसके बाद हमने देखा था 1784 का जो एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट और 1833 चार्टर एक्ट। और फाइनली हमने देखा था 1853 का चार्टर एक्ट। ये 20-20 साल के बाद आते थे, ये एक स्पेसिफिक पीरियड था। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें ऐसा कोई भी स्पेसिफिक पीरियड मेंशन नहीं था। यहाँ पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट जब भी चार्टर एक्ट पास करती थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए दे देती थी कि आप राज करिए। और हमने ये भी देखा था कि 1833 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट है, ये बदल जाती है गवर्नर ऑफ इंडिया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा का पूरा देश ऑक्यूपाई कर लेती है। हालांकि पंजाब वाला रीजन रह जाता है, फिर भी ये पोस्ट बदल जाती है 1833 के एक्ट में। और भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 1858 के बाद जितने एक्ट आए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलेगा, सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि 1853 तक जितने भी एक्ट आए, ब्रिटेन की गवर्नमेंट पास कर रही थी, लेकिन रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि यहाँ पर इनडायरेक्ट रूल में थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट, है ना। लेकिन 1857 का रिवोल्ट होता है, और रिवोल्ट के बाद क्या सिनेरियो होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर छीन लेती है ब्रिटेन की गवर्नमेंट और डायरेक्ट रूल करती है इंडिया में 1858 से लेकर 1947 तक। डेट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? क्राउन रूल। तो इसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए 1858 के रिवोल्ट के बाद फर्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसको ब्रिटेन की तरफ से कहा जाता है कि ये गुड गवर्नेंस एक्ट है। और साथ साथ इसको एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता था। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बोला जाता था, ध्यान से समझिएगा। देखिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपको हम यहाँ पर हर तरीके से इंडियंस को हम डील करेंगे। इंडियंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका हम जवाब देंगे। मतलब एक तरह से आंसरेबल गवर्नमेंट है। क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट था, उसके बाद हमारे जो इंडियंस थे, हम लोग थे, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो एक तरह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि अब हम इंडिया में गुड गवर्नेंस यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। और जैसे हमारे इंग्लैंड के लोग हैं वैसे ही इंडियन हैं। हालांकि हमने नवंबर में देखा था, डिक्लेरेशन आया था जब क्वीन विक्टोरिया का, नवंबर 1858 में। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया था, सब्सिडरी अलायंस को लेकर कुछ बातें लिखी गई थी, इंग्लिश जो कंपलसरी कर दी गई थी उसको यहाँ पर हटाने की बात करी गई थी। तो ये डिक्लेरेशन के बाद हम इंडियंस को लगा कि कहीं ना कहीं अब हमारे इंडिया में गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश होगी। लेकिन हम भूल चुके थे कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, एक्ट तो पहले भी वो पास कर रही थी और आज वो डायरेक्टली रूल कर रही है ना। पहले वो इनडायरेक्टली थी, लेकिन हमें इतना ऐसा पता नहीं था। और हालांकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम, जैसे हमने बंगाल की ड्यूरेशन में देखा था ना, कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड पावर करने की कोशिश कर रही थी। मतलब एक ही बंदे के पास पावर रहे, उसका नाम है गवर्नर जनरल। अब यहाँ इस एक्ट के अकॉर्डिंगली हमने फर्स्ट टाइम देखा कि डिसेंट्रलाइज्ड पावर हो रही है। अब इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले इस एक्ट में हुआ कि वाइस रॉय, मतलब जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी पोस्ट को बदलकर क्या कर दिया गया? वाइस रॉय। पहला पॉइंट तो आपने यही याद रखना है। सेकंड पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये मैं आपको पहले उसमें सेशन में बता चुका हूँ, सर ने अच्छे से बताया होगा। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अबॉलिश कर दिया था यहाँ पर, और मतलब एक तरह से। और चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। अब देखिए अबॉलिश करके क्या हुआ, जो वाइस रॉय हैं, जो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे पहले, अब वाइस रॉय की पोस्ट हो गई। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे? हमारे लॉर्ड कैनिंग। अब इन वाइसरॉय के ऊपर बैठेंगे, मतलब इनको कंट्रोल करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसको ध्यान रखना अच्छे से। और
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, जैसे हमारे इंडिया में मान लो कि बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, ऐसे ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स जिनके पास होते थे उनमें से किसी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया जाता था और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, है ना। मतलब इंडिया को सारा का सारा देखने का काम इनकी जिम्मेदारी होता था और इन्हीं के अंडर चलते थे वाइसरॉय, और साथ साथ इन्हीं के अंडर चलते थे 15 मेंबर, जो काउंसिल के 15 मेंबर बनाए गए थे, ऐसे समझ सकते हो आप, 15 मेंबर ऑफ काउंसिल्स। मतलब इंडिया की सारा का सारा कौन देखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वाइसरॉय किनको जो आप देंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो मेनली पावर किसके पास थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अबॉलिश कर दी गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अबॉलिश कर दी गई थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो 1858 के जो मेन फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो 15 मेंबर काउंसिल इस्टेब्लिश किए गए थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इंग्लैंड में बैठकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले, अब मैंने आपको बताया था ना, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ जब रिवोल्ट हुआ, उसके बाद क्राउन रूल में शिफ्ट हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कब स्टार्ट करा था, तो याद रखना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखा गया। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिछले एक्ट में हमने देखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास सारा का सारा पावर रहती थी, जो मद्रास को भी डील करते थे, बॉम्बे को भी डील करते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो पावर है, जैसे मद्रास की प्रेसिडेंसी या फिर बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, इनको पावर देनी शुरू कर दी थी, तो इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज। जैसे आज की डेट में हमारे देश में बेशक पीएम है, लेकिन स्टेट के सीएम के पास भी अपनी अपनी पावर होती है, इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज पावर। ठीक है गैस, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम इंडियंस को जगह मिली। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में किन किन को जगह मिली थी, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। अब ये जो तीनों पर्सन थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली थी, हालांकि ऐसा कोई अच्छी खासी पावर नहीं थी, मतलब इनको कोई इलेक्ट नहीं करा गया था, यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं हुई थी, ये सिलेक्टेड थे वाइस रॉय की तरफ से, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो वाइस रॉय के द्वारा ये इलेक्ट किए गए थे। कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई ऐसा वोटिंग तो हुई नहीं थी, तो वाइस रॉय के खास थे तो इन्होंने इलेक्ट कर लिए। अब इन तीनों पर्सन के पास कोई ऐसा पावर नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं यहाँ पर, और मतलब कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ना कोई डिस्कशन कर सकते, जस्ट यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है उसको सुन रहे हैं। सुनने की यहाँ पर परमिशन है, कुछ बोलने की परमिशन नहीं है। उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ, मद्रास और बॉम्बे को डिसेंट्रलाइज कर दिया था। और चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाया करेगा। वाइस रॉय जो है इनको पावर दी गई 1861 के एक्ट में। अब ये पावर क्या थी, अगर मान लीजिए कि इंडिया में कुछ भी इमरजेंसी है, जैसे 1857 का जो रिवोल्ट था, ये एक तरह का देखा जाए तो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लगा देता है इंडिया में, तो वाइस रॉय को पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पावर के थ्रू कोई भी बिल पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस पावर आज भी हमारे इंडिया में है, प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं जब देश में इमरजेंसी लग जाती है, और बहुत सारे जो बिल्स हैं वो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी पास किए जाते हैं। ठीक है, पहले ऑर्डिनेंस आता है, फिर बाद में उसको राज्यसभा लोकसभा में पास करा जाता है। ऐसे ही याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो वाइस रॉय ऑर्डिनेंस बिल पास करते थे इसकी कितनी वैलिडिटी होती थी, तो 6 मंथ्स। सेम सही कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पर हम बात पॉलिटी की कर रहे हैं, तो पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ब्रिटिशर से अडॉप्ट की हैं, या ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी एक्ट पास करे गए थे वहाँ से हमने लिए हैं। जैसे हमारा मेन सोर्स है 1935 का जो एक्ट आएगा, जो भी आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे आप ईपीएफओ लेवल के अगर एग्जाम दे रहे हैं और यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, एसएससी में तो खैर नहीं पूछा जाता कभी इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कि जो वाइस रॉय ऑर्डिनेंस बिल पास करते थे उसमें क्या इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन लेने की जरूरत होती थी, तो बिल्कुल भी नहीं। याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, वाइस रॉय कभी भी ऑर्डिनेंस बिल पास कर सकते थे, और कोई भी रूल्स या ऑर्डर ये बना सकते थे, वाइस रॉय के पास इतनी पावर होती थी। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम आया। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री जो हैं उनके अपने काम हैं,
और साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है ना, वो एक तरह का क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम है। हर पर्सन को एक अलग से काम दिया जाता है, जैसे होम मिनिस्ट्री संभालेंगे हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, फिर यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर संभालेंगे राजनाथ सिंह जी, फाइनेंस मिनिस्टर संभालेंगे निर्मला सीतारमन जी। तो ऐसे हर तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम आया कब था। ये 1859 में आया था, कैनिंग लेकर आए थे, लेकिन एक्ट कब पास हुआ था पोर्टफोलियो सिस्टम का, 1861 में। ऑफिशियली 1861 से आया था ये, लेकिन 1859 में कैनिंग ले आए थे, इसको याद रखना। समटाइम्स ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप पढ़ सकते हो, डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, हर पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ सभी पॉइंट्स का। अब नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये एक्ट इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसकी पावर को बढ़ा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर को बढ़ाया था, 1892। और उसके बाद यहाँ पर डिस्कशंस के राइट दे दिए गए कि आप डिस्कस कर सकते हो बजट में, और डिस्कस कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन साथ साथ आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन पूछ सकते हो फर्स्ट टाइम, मान लीजिए कोई ब्रिटिश के द्वारा कोई यहाँ पर बिल पास करवाया जा रहा है या फिर बजट के ऊपर कुछ भी चर्चा हो रही है, तो आपने क्वेश्चन पूछा, मतलब इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इंडियंस ने क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन का जवाब देना ना देना ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होता था। और हम एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। मतलब एक होता है ना, जैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक एज आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि सर बताइए हमें समझ नहीं आया 1892, मैंने दोबारा समझाया, उसके बाद आप फिर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। इस तरह का एक आप देख सकते हो कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस होती थी उस टाइम। तो याद रखना कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हम नहीं पूछ सकते थे। उसके बाद फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट इलेक्शन आया। अब इंटरेक्ट इलेक्शन को मैं ऐसे, ये इंटरेक्ट इलेक्शन क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इंडिया की 100% पॉपुलेशन में सिर्फ 10% ही पॉपुलेशन को ये इलेक्शन लड़ने का राइट था, और वोट भी यही देते थे जो बड़े बड़े जमींदार, म्यूनिसपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, जो चैम्बर्स में मतलब जो होते थे जमींदार चैम्बर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यही बेसिकली वोटिंग राइट्स इनके पास होता था और यही चुनकर जाते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद 1909 का जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। अब यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो आपने याद रखना है इस एक्ट को जाना जाता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। अब जो मिंटो थे, ये इनको मिंटो सेकंड कहा जाता है, ध्यान रखना। मिंटो वन हमने फर्स्ट वाइसरॉय या गवर्नर जनरल में पढ़ा था। तो मिंटो सेकंड जो थे ये थे यहाँ के वाइसरॉय, और जो मॉर्ले थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इनको बेसिकली मतलब इस इंडियन काउंसिल एक्ट को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो मिंटो थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स को ही वोट देंगे, मतलब मुस्लिम कैन वोट ओनली फॉर मुस्लिम्स। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी एरिया है जहाँ पर आप रहते हैं, मान लीजिए दिल्ली का एरिया है और यहाँ पर इलेक्शन होने हैं। अब हम यहाँ पर कई जगह देखते हैं कि रिजर्व सीट्स होती है। अब रिजर्व सीट्स चाहे वो मुस्लिम्स के लिए हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हो, लेकिन रिजर्व सीट्स में बेशक यहाँ पर कैंडिडेट रिजर्व सीट से आएंगे, लेकिन वोट हम सब देते हैं, है ना। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या हुआ कि मान लीजिए कि दिल्ली में हर तरह की कम्युनिटी रहती है, हर तरह का रिलीजन यहाँ लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, सिख्स भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मुस्लिम मेजोरिटी है तो मुस्लिम ही यहाँ पर कैंडिडेट होंगे, और मेजोरिटियन जो मुस्लिम मेजोरिटियन है सिर्फ वही वोट देंगे, बाकी वोट देने का अधिकार भी उनके पास नहीं होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये एक तरह का कॉमनल फैक्टर था, और इसी वजह से मिंटो को कहा जाता है कॉमनल फादर ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक तरह से वो आपने पढ़ा होगा ना, बांटो और राज करो की नीति, ये लेकर आए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मिंटो। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट्स है ये बढ़ा दी गई, 16 से 60 कर दी गई। और उसके बाद बजट में यहाँ पर रेजोल्यूशन, मतलब हम कर सकते थे रेजोल्यूशन का मतलब कैसे कि मान लीजिए
बजट पास हुआ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो इंडिया में यहाँ पर बैठी है, और उन्होंने कोई बजट पास करा, और जितने भी इंडियंस हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और साथ साथ एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। हालांकि रेजोल्यूशन का कोई ऐसा फ़ायदा होता नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन के लोग सुनते तो थे ही नहीं हमारी। और ये तब तक हुआ जब तक गांधी जी नहीं आए थे। गांधी जी पॉलिटिक्स में आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद से जो सिनेरियो है वो डिफरेंट होते गए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा मानती नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर जो अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पर याद रखना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आई। मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन एक अच्छे लेवल पर हुआ, मतलब स्टेट लेवल पर जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, मतलब ब्रिटेन की तरफ से नहीं, इंडियंस यहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी में आ गए, इसको कहा जाता है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1909 में। और इंडिया की एंट्री हो गई थी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पहले लेजिस्लेटिव में थी, अब एग्जीक्यूटिव में भी इंडिया की एंट्री हो गई थी, स्टेट में भी और सेंटर में भी। और फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे, इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे, इनको क्या पोस्ट दी गई थी? लॉ ऑफिसर की। बाकी याद रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम कब आया था? 1909 में। यहाँ पर देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था फर्स्ट इंडियन जो जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बेसिकली ज्वाइन किया था, और इनको लॉ मेंबर बनाया गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब इस एक्ट में जो सेंटर है और जो स्टेट है, ये दोनों लॉ बना सकती हैं। इस तरह की प्रोविजंस दिए गए कि सेंटर भी लॉ बना सकती है अपने एंड पर, और स्टेट भी अपने लॉ बना सकती है। जैसे आज भी हमें देखने को मिलता है कि जो सेंटर के पास पावर होती है वो सेंटर करती है। जैसे इंडिया में 3 लिस्ट स्ट्रक्चर है, सेंटर भी अपने पावर या फिर लॉ बनाती है, स्टेट भी बनाती है, लेकिन एक कॉन्करेंट चलता है तो दोनों मिलकर लॉ बनाती है। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा आया कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ बना सकती हैं। और एक ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, डायरेची। अब ये होता क्या था ड्यूल गवर्नमेंट में? जो ब्रिटिश थे ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लेवर थे। उनको पता था कि अगर स्टेट में हम नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो स्टेट में नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ पर इंडियंस हैं वो अपनी मर्जी करेंगे। तो इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करा प्रोविंस में, मतलब स्टेट्स में। अब इसमें इन्होंने दो तरह से सब्जेक्ट्स इशू करे, एक तो रिजर्व और एक करा था इन्होंने ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जैसे आज की डेट में मान लीजिए आप दिल्ली से, हरियाणा से, या फिर पंजाब से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेट हैं हमारे, 28 स्टेट्स हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर आप देखते हैं एक गवर्नर होते हैं, एक सीएम होते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए अभी के लिए जो गवर्नर हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ से हैं, और जो यहाँ पे प्रिंसी में से जो प्रिंस बनते हैं वो बेसिकली इंडियंस हैं, है ना। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दिए गए, मतलब ये ट्रांसफर सब्जेक्ट की पावर दी गई प्रिंसेस को, जो प्रिंस हुआ करते थे यहाँ पर, राजा महाराजा हुआ करते थे। और जो रिजर्व सब्जेक्ट की पावर दी गई वो गवर्नर को दे दी गई, और ये गवर्नर कौन होता था? ब्रिटिशर्स की तरफ से। अब जो रिजर्व सीट्स हैं जहाँ पर आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो भी ध्यान से समझिएगा। रेवेन्यू और पुलिस, मतलब एक तरह से रेवेन्यू वाला, टैक्स वगैरह सारा सिस्टम रिजर्व कर दिया गया, यहाँ पर पावर ही नहीं दी गई। पुलिस वाली जो कैटेगरी थी उसको रिजर्व कर दिया गया। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट जो दिए गए इनको, जो हमारे इंडियंस को, इसमें क्या 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 सब्जेक्ट आते हैं? एजुकेशन इनको दे दिया गया कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाइए, आप यहाँ पर अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाइए, बिल पास करिए। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के काम इनको दे दिए गए। तो एज सच पावर दी ही नहीं गई। 1919 एक्ट में हमने देखा कि जो इंडियंस की जो प्रोविंस स्टेट है, पहले तो इनको यहाँ पर मेजोरिटी में इनको ला दिया गया 1909 में, फिर बाद में इनसे पावर छीन ली गई, और रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट दो तरह से बना दिए गए। ठीक है गैस। उसके बाद बजट, स्टेट बजट अलग हुआ स्टेट और सेंटर का। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट और सेंटर का जो बजट है वो कब अलग हुआ था? 1919 एक्ट में। उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेगी। जो आप यूपीएससी का पेपर देते हो वो फर्स्ट टाइम कब आया था? 1919 एक्ट में।
और हाई कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन लंदन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाई कमीशन कब सेटअप करा गया था, 1919 एक्ट में। और ये कहाँ पर था इसका हेड ऑफिस? लंदन में। तो मैं लिख ही देता हूँ, वाज सेटअप इन लंदन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाई कैमरलिज्म सिस्टम। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं ना, राज्यसभा है, लोकसभा है, और जब भी कोई बिल पास करना होता है तो हमारे पास यहाँ पर तीन पर्सन की यहाँ पर पावर चाहिए होती है। एक राज्यसभा, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से अगर बिल पास होता है, फिर वो लोकसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तब जाकर कहीं बिल पास होता है। ऐसे ही बाई कैमरलिज्म सिस्टम जो आज की डेट में हमारे इंडिया में चल रहा है, वो कब आया था? 1990 में। लोकसभा एंड राज्यसभा वाला कंसेप्ट, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट इलेक्शन कब हुए थे? 1990 में। हालांकि ये भी कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं थे कि सभी लोगों ने यहाँ पर वोट दिया था, नहीं। वोट देने का अधिकार वही जो मेन मेन कैटेगरी थी उन्हीं को ही था, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। अच्छी बात ये थी कि चलो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुए, लेकिन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। अच्छा, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब होर बांटा देश को, होर यहाँ पर राज करने की एक नीति थी कि जितना बांटेंगे उतना राज करेंगे। तो कास्टिज्म में तो चलो इनका एक गिफ्ट है, हमें कास्टिज्म में बांट कर गए। और उसके बाद रिलीजियस बेसिस पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेट फैलाई है अपने टाइम में। ये मैंने हिस्ट्री में कवर करा है, अगर आप हिस्ट्री की वीडियोस देखना चाहते हैं तो ईपीएफओ में, अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ, ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने मुस्लिम को तो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था 1909 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स ने सिख्स को, एंग्लो इंडियंस और जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, एंड जितने भी यहाँ पर यूरोपियंस थे, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया था? तो आपने याद रखना है 1999 में। अच्छा, इस एक्ट को क्या कहा जाता है जो 1919 का एक्ट था? ये आप मुझे, चलिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है, मोंटेग्यो चैलेम्सफोर्ड। जो मोंटेग्यो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, चैलेम्सफोर्ड यहाँ पर वाइसरॉय हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1935 का जो एक्ट था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे देखो पब्लिक सर्विस कमीशन कब आया 1990 में एक्ट में, और सेटअप कब हुआ 1926 में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इस 35 के एक्ट में बहुत कुछ हुआ। और इसी एक्ट को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था तब तक हम इसी को ही मानकर चलते थे। और यहाँ पर आरबीआई भी आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास होता है 1934 में। और आरबीआई की जो बेसिकली मतलब आरबीआई को रिकमेंड किसने किया था, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? हिल्टन यंग कमेटी या हिल्टॉन यंग कमेटी। और फंक्शनिंग में कब आया? 1935 में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब फंक्शनिंग में आया तो इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा था, और इसके फर्स्ट गवर्नर थे ओ स्मिथ। बाद में 1937 के नियर अबाउट ये बॉम्बे शिफ्ट हो जाता है, और आज भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और 4 रीजनल ऑफिस, सॉरी 4 जोनल ऑफिस हैं, 19 रीजनल ऑफिस हैं। और आरबीआई का स्ट्रक्चर हमें पता ही है कि एक यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चलिए, ये हम इकोनॉमिक्स के स्टैट में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में और क्या हुआ जो आपको पढ़ना है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो आरबीआई के बारे में आप याद रखना। उसके बाद यहाँ पर जो स्टेट में भी बाइकैमरलिज्म सिस्टम ला दिया गया था, बाइकैमरलिज्म सिस्टम। और उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट। अब यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड आए थे, या इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। ये जस्ट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन इसको समझना, तभी आपको ये समझ में आएगा सेपरेट इलेक्टोरेट जो यहाँ पर 1935 में लाया गया था। अब 1932 में मैकडोनल्ड, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, इसको कॉमनवेल्थ अवार्ड भी कहा जाता है। ये ब्रिटेन के पीएम थे, इन्होंने यहाँ पर बात करी थी कि दलित को भी सेपरेट इलेक्टोरेट
में लाया जाए, मतलब दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। अब इसकी डिमांड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर जी। अब अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता तो हिंदुओं में डिवीज़न हो जाता, क्योंकि हिंदू में ही बेसिकली एक कास्टिज्म सिस्टम था। ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कंसिडर होते थे दलित। लेकिन यहाँ पर गांधी जी अनशन पे बैठ गए, और जब अनशन पे बैठे गांधी जी, तो यहाँ पर पूना पैक्ट साइन होता है अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। और इसमें जो बी आर अम्बेडकर जी हैं वो इस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को वापस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर गांधी जी रिजर्वेशन के फेवर में, मतलब रिजर्वेशन को मान लेते हैं कि हाँ चलो रिजर्वेशन के फेवर में हूँ लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में मैं नहीं हूँ। तो पूना पैक्ट आपने पढ़ा होगा 1932 में मैकडोनल्ड अवार्ड जब आया था। अब ये सारा सिनेरियो जब हुआ, इसके बाद यहाँ पर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनता था, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी डिमांड कर रहे थे, वो मान गए थे गांधी जी की बात। लेकिन 1935 के एक्ट में यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको, लेबर्स, जो लेबर्स हैं उनको, और वुमेन्स को, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इधर तो गांधी जी यहाँ पर बेसिकली बी आर अम्बेडकर जी से एक समझौता कर रहे हैं, पूना पैक्ट हो रहा है, और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी चला रही है। ठीक है गैस। उसके बाद क्या क्या हुआ यहाँ पर 35 के एक्ट में, आरबीआई आया। आरबीआई मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आया था, जैसे आज की डेट में होता है, दो स्टेट मिलकर अपना पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर करवाते हैं। एक तो यूपीएससी होता है जो सेंट्रल लेवल पर होता है, मान लो कि दो स्टेट हैं, झारखंड है या फिर बिहार है, वो दोनों मिलकर अपना एक पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, इसको कहा जाता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और ज्वाइंट पब्लिक कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर मान लीजिए कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं वहाँ के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं, हालांकि ये हम अलग से कवर करेंगे पॉलिटी में। लेकिन ये आया कब था, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 1935 के एक्ट में। और उसके बाद सेंट्रल लेवल पर ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करा गया था जो स्टेट में था। जैसे मैंने आपको बताया था, गवर्नर को यहाँ पर रिजर्व में कुछ सब्जेक्ट दे दिए गए थे, तो ये सेंट्रल लेवल पर अब इस्टेब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद फेडरल कोर्ट फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। अब फेडरल कोर्ट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, 1937 में दिल्ली में। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, मॉरिस ग्वेर। ये नाम आपने याद रखना है, शायद मैं यहाँ पर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, एक बार आप गूगल कर सकते हैं। फेडरल कोर्ट जो 1937 में दिल्ली में आया था, इसके चीफ जस्टिस कौन थे। रिजर्व बैंक आया, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही यहाँ पर 10% जो टोटल पॉपुलेशन की वोटिंग राइट्स दिए गए, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में आ जाती है। और उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आया, और फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ 1937 में दिल्ली में। और फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या हुआ, यहाँ के एक पीएम होते थे इंग्लैंड के, जिनका नाम है क्लेमेंट एटली। अब एटली ने एक रिपोर्ट या फिर एक डिक्लेरेशन दी कि इंडिया में हम जून 1948 तक, मतलब इंडिया को छोड़ देंगे, इंडिया को एक सॉवरेन स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। तो ये डिसाइड करा गया था 20 फरवरी 1947। लेकिन इसके बाद इंडिया में डिमांड उठने लग गई थी, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग सेपरेट नेशन की, और इसको लेकर जून यहाँ पर चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। जून 1947 में एक पर्सन आते हैं जिनको लास्ट वाइसरॉय भी बनाया जाता है, माउंट बेटन। और माउंट बेटन एक प्लान रखते हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है वो पाकिस्तान रीजन में चला जाएगा, और इंडिया की तरफ से, या आप ऐसे करो कि बाउंड्री जो है वो डिसाइड करी जाती है इंडिया की, ये वाला एरिया पाकिस्तान को दिया जाएगा और इधर वाला बांग्लादेश वाला एरिया, बीच वाला एरिया यहाँ पर इंडिया। लेकिन ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं हद तक सही नहीं है। ध्यान रखना कि माउंट बेटन प्लान क्या कहते हैं कि आपके पास तीन ऑप्शन है आज़ादी के बाद, या तो आप पाकिस्तान में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हो, या फिर इंडिया में दिखा सकते हो, या फिर अपने आप को आप आज़ाद
मतलब एज अ प्रिंस स्टेट यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तीनों पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया था कुछ एरिया कि ये पाकिस्तान का होगा, ये इंडिया का होगा। इंडिया में रहकर अगर आप आज़ाद रहना चाहते हो तो रह सकते हो, पाकिस्तान में रहकर अगर आप आज़ाद रहना चाहते हो रह सकते हो। ये माउंटबेटन का प्लान था एक्चुअली में। अब जब डिमांड बहुत तेज़ी से यहाँ पर उठने लगी तो 18 जुलाई को ये बिल पास किया गया। मतलब ये जो दो नेशन पॉलिसी 18 जुलाई 1947 में पास कर दी गई, जो माउंटबेटन प्लान था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने एक्सेप्ट किया इस बिल को। तो फाइनली डिसाइड हो गया था 18 जुलाई 1947 को कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। कब होगा? 30 जून 1948। लेकिन वही है, यहाँ पर दंगे होने लगे तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया को डिक्लेयर करा 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होता है 14 अगस्त 1947। उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट हैं, जैसे ब्रिटिश का जो एम्पायर ऑफ इंडिया था उसको अबॉलिश कर दिया गया, वाइस रॉय अबॉलिश कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अबॉलिश कर दिया गया। जब तक इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 1935 का एक्ट फॉलो करेगी, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया की हेल्प करेंगे। तो इस तरह से ये डिसाइड करा गया था। वैसे आपको पता है कैबिनेट मिशन आ चुका था, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर बहुत अच्छे से आपको बताएंगे पॉलिटी में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन का क्या रोल था। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो हमारे भारत का सबसे मतलब हमारे भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें आर्टिकल्स हैं, अप्रोक्स 395 आर्टिकल्स लिखे गए थे। 22 पार्ट्स में ये डिवाइड था, और शेड्यूल्स कितने थे यहाँ पर? 8। बाद में जाकर कुछ अमेंडमेंट्स हुई, 12 शेड्यूल हुए, 25 पार्ट्स हुए, और आर्टिकल्स अप्रोक्स 465, या फिर इसमें सब पॉइंट्स ऐड होकर 465 आर्टिकल्स हो चुके हैं अभी तक। और भी बहुत सारे चेंजेस हुए, 100+ अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। तो हर तरह से आपको नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पॉलिटी से आते हैं। पॉलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अगर आप हिस्ट्री डिस्कस मतलब हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो EPFO में मैं डिस्कस कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस, ये आज का टॉपिक आपका यहीं तक था। थैंक यू सो मच।